doing May June 2023 paper 1 variant 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वर्क आउट 3.25 माइनस 1.73। ठीक है, क्या करना है? 3.25 माइनस 1.73। अब बिल्कुल बेसिक मतलब प्लस माइनस है, माइनस करना है, तो इसके लिए 3.25 माइनस 1.73। ठीक है, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा। अच्छा, 2 में 7 माइनस नहीं हो सकता ना, इसको 2 कर देंगे, 1 कैरी कर देंगे। 12 माइनस 7 इज 5। अगेन 2 माइनस 1 इज 1। तो 1.52 इज द आंसर। 1.52 इज द आंसर। नेक्स्ट 1.2 का स्क्वायर करना है। 1.2 का स्क्वायर है ना, बेसिकली 1.2 की जगह बेस्ट तरीका ये है कि 1.2 की जगह मैं कर लेता हूँ 12/10। 1.2 की जगह हम कर सकते हैं 12/10, फिर उसके बाद स्क्वायर 144। ओके, 1.44 इज द आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओके, द डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर O. A straight line touches the circle. Complete each level with the correct mathematical name. Okay. अच्छा भाई, सबसे पहले देखें ये व्हाट इज दिस। ये जो लाइंस बनी हुई सारे लेबलिंग करनी है। दिस इज अ टेंजेंट। ठीक है, रेडियस लेबल हुआ हुआ है। अच्छा, ये जो एरिया बना हुआ है दिस इज अ सेक्टर। ठीक है, सिर्फ सेक्टर भी लिख देंगे देना, फिर माइनर सेक्टर लिखना जरूरी नहीं है। अगर फिर राइट सेक्टर तो ये भी काफी है। ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब इसके बाद जो है कहते हैं नेक्स्ट, राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब इसके लिए ऑर्डर ऑफ साइज में लिखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू है कि सबको डेसिमल में कन्वर्ट करो। 0.65 है, उसके बाद 5/8, 5/8, 5 और 8, 5/8, 5 अंदर चला गया, 8 बाहर आ गया। डेसिमल लगा देंगे 50 हो जाएगा। 8 6 48, 2 बच गया। अगेन 0, 8 2 16, 4 बच गया। देन 0 लगेगा। 8 5 40, मतलब ये 5/8 हो गया 0.625। 62% सबको पता है 0.62 होता है। देन 11/20, 0.55 होगा। देन 0.595। अब इन सब में से हमने देखना है ऑर्डर में करना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? द स्मॉलेस्ट नंबर है 0.55, यानी कि 11/20 से स्टार्ट करेंगे हम। देन सेकंड नंबर इज, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर वो है 0.595। उसके बाद थर्ड जो नंबर है हमारे पास 62%। देन नेक्स्ट इज 5/8। देन 0.65। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। At midday, the temperature is 8 degrees centigrade. At midnight, the temperature is 12 degrees centigrade lower. Find the temperature at midnight. टेम्परेचर एट मिड नाइट, बट 12 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर करना है ना, 8 में से -12 कर दो, इट विल बी -4। नेक्स्ट, Shazia records the temperature in degree centigrade at 6 a.m. every day for 1 week. Find the median. फाइंड द मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे? मीडियन के लिए इन सबको हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और जो बिल्कुल बीच वाला नंबर होगा ना वो मीडियन होगा। इन सबको ऑर्डर में अरेंज कर लो। ऑर्डर में अरेंज करने सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास? -7। देन उसके बाद है -5।
then -2, then -1, देन उसके बाद होगा 2, फिर 5 और फिर 5। अब मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे? मीडियन के लिए इन तीनों को कट कर देंगे, यहाँ से इन तीनों को कट कर देंगे। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज -1। ठीक है, मीडियन इज -1। आई होप द स्क्रीन इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। फाइंड द रेंज। रेंज के लिए क्या होगा? मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। रेंज के लिए हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या है इसके अंदर? 5। लोएस्ट नंबर इज -7। रेंज विल बी 12। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रेंज विल बी 12। Maya invests $480 at the rate of 2% per year, simple interest. Calculate the total amount of interest she receives at the end of 5 years. हाँ जी, माया इन्वेस्ट $480 एट द रेट 2% पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 480। रेट इज 2%। अमाउंट, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट निकालना है हमें। अमाउंट के लिए क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू PRT/100। पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। कितने का प्रिंसिपल है? 480 का। रेट कितने का है? 2% है। 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 5 years अपॉन 100। ठीक है। अच्छा, पेपर 1 है तो यू डोंट हैव अ कैलकुलेटर। ये 0 से 0 कट गया, 2 5 10, तो ये 10 से 10 कट गया। 48 इज द आंसर। इंटरेस्ट हो गया 48। अब हमें चाहिए अमाउंट ना, तो अमाउंट के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 528 इज द आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट निकाला और फिर प्रिंसिपल उसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। The scale drawing shows positions of two villages A and B. The scale is 1 centimeter to 2 kilometers. Okay. Find the actual distance. अब actual distance निकालने के लिए पहले तो हमें ये distance measure करना पड़ेगा। A से लेकर B तक का distance हमें measure करना पड़ेगा, जाहिर है। ओके, आई एम वेटिंग। बेटा ये प्रिंसिपल इसलिए ऐड किया बिकॉज दे आर आस्किंग। क्या? अच्छा, ओके, आई एम सॉरी। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। अब इफ दिस, अगर ये बोलते हैं ना कैलकुलेट द टोटल अमाउंट, तो अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, दिस है टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ओके, दिस वाज फाइन। 48 इज करेक्ट। जस्ट इनकेस आपने ये काम कर भी लिया तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना? मतलब इंटरेस्ट हमने निकाल दिया था ना, देन वी कैलकुलेट द टोटल अमाउंट, लेकिन अमाउंट निकालने का क्वेश्चन में बोला नहीं। दे आर ओनली आस्किंग फॉर द इंटरेस्ट। अच्छा, इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू चेक, आपको मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मेजरमेंट करनी पड़ेगी। मेजरमेंट जो है ना, दिस मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 9.5 सेंटीमीटर्स। अब हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 किलोमीटर्स, तो यानी कि 9.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 9.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 19 किलोमीटर्स। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन बेटा, मार्किंग स्कीम में जो रेंज दी हुई है ना, 9.3 से लेकर 9.7 तक की रेंज दी हुई है। इट डिपेंड्स आपके क्या आंसर आ रहा है। यू नीड टू मेजर, स्केल से, रूलर से आपको मेजर करना है। तो मैंने 9.5 कंसिडर कर लिया है फॉर द टाइम बिंग। मेरे पास इस वक्त स्केलर रूलर तो नहीं है, प्रिंटेड भी नहीं है फाइल, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते। 9.5 में ले लिया, मल्टीप्लाई बाय जो रेशो दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 किलोमीटर्स।
अच्छा, किसी ने मुझे 5.7 बताया ना बेटा, आपका थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, बिकॉज शायद आपकी प्रिंटिंग जो है ना वो एक पेज पे दो पेज प्रिंट हुए हुए हैं ना, तो शायद मेजरमेंट में उससे काफी फर्क आ जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन में आप मार्किंग स्कीम की मेजरमेंट को ही बिलीव कर लो। अच्छा, अभी एक्चुअल डिस्टेंस हो गया हमारा 19 किलोमीटर। फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, देखो बेयरिंग जो है ना ये होती है पूरी। बेयरिंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड फ्रॉम द नॉर्थ, दिस इज द बेयरिंग। तो अब ये बेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, बेयरिंग के लिए जो है ना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दिस एंगल। प्रोटेक्टर रखें यहाँ पर, कीप योर प्रोटेक्टर ओवर हियर। और यहाँ से आप ये एंगल निकालो पहले, तो कितना एंगल है। ये एंगल कैलकुलेट करें बेटा, सबसे पहले ये एंगल कैलकुलेट करें। ये एंगल बन रहा है आपका तकरीबन, ये एंगल कैलकुलेट करें जिसके पास भी है प्रिंटेड फॉर्म में बुक है, तो एंगल कैलकुलेट करें। व्हाट इज दिस एंगल। दिस एंगल विल बी अप्रोक्सीमेटली 118 डिग्रीज मेरे ख्याल से। 118 या 120, इस तरीके से आपका आ रहा होगा आंसर कुछ भी। अब जो भी एंगल आएगा उसको 360 से माइनस करेंगे, बिकॉज हमें तो चाहिए बेयरिंग ना, बेयरिंग ये पूरी चाहिए, कंप्लीट राउंड इज 360। 360 में से ये माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 360 माइनस 118। आंसर इज 242 डिग्रीज। अच्छा, यू नीड टू बी एग्जैक्ट, मतलब आपको कोशिश करनी है कि एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल आप हो जाओ ना। बाकी थोड़ा सा तो मार्जिन में एग्जाम में वैसे भी देते हैं मार्किंग स्कीम में, बट जानबूझ के आप उसको वो नहीं कर सकते। इनएक्यूरेट 1-2 डिग्रीज ओके चलेगा। A plane flies so that it always equidistant using a straight edge and compass। ये वाला पार्ट जो है ना जैसे लोसा है, इसको आप नहीं कर, इसको करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर, ये आउट ऑफ सिलेबस है लोसा है। ठीक है, लोसा है इज नाउ आउट ऑफ सिलेबस, इसको छोड़ दें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्कैटर डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में क्या करना होता है, वी नीड टू मेक अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन डज द स्कैटर डायग्राम शो। नजर ही आ रहा है हमें, देखो ये कोरिलेशन इसका क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन। जब भी लाइन नीचे से ऊपर जाएगी ना, इट विल बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर लाइन हमारी ऊपर से नीचे आ रही होती तो नेगेटिव कोरिलेशन होता। ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, वो भी बना ली हमने। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज द लाइन विच पासेस फ्रॉम द सेंटर, भाई सबके बीच में से जाए। ठीक है ना, सबके बीच में से जाएगी, एवरेज लाइन इन सबकी। यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द टाइम बेन टेक्स फॉर अ 5 किलोमीटर वॉक। 5 किलोमीटर की वॉक का टाइम एस्टिमेट करना है, यहाँ से जाएंगे हम। लाइन ऑफ बेस्ट फिट देखेंगे कितने मिनट सारे मेरे पास आ रहे हैं, 60 मिनट्स। अच्छा, दिस कैन डिफर, ठीक है ना, अगेन वही बात है कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस में या मेजरमेंट्स में इट कैन डिफर, आपका लाइन ऑफ बेस्ट फिट थोड़ी सी अलग भी बन सकती है, तो आंसर में थोड़ा सा फर्क भी आ सकता है। अगर किसी की लाइन ऑफ बेस्ट फिट थोड़ी सी यहाँ से चली जाए तो थोड़ा सा आंसर में फर्क आ जाएगा माइनर सा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। वर्क आउट 1 होल नंबर 3/4 प्लस 5/6। अच्छा भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको जो है ना मिक्स नंबर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 1 4, 4 + 3 7/4 प्लस 5/6। एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 6 2 एंड 4 3 12। 21 + 10/12। 31/12 इज द आंसर। ठीक है, 31/12 इज द आंसर। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 9।
के अंदर आ रहे हैं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट पार्ट है प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इज आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री मेरे ख्याल से आउट ऑफ सिलेबस है। वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। स्टिल आई विल कंफर्म, मैं नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को फिर भी बता दूंगा, लेकिन जहां तक याद पड़ रहा है दिस इज आउट ऑफ। वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, भाई एरिया बेस ऑफ एरिया इंटू क्रॉस, हाइट होता है ना? नहीं नहीं, बेस एरिया इंटू हाइट नहीं होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको, बेस एरिया नहीं कहते। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दिस इज क्रॉस सेक्शन, क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस एरिया नहीं बोलते, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। और मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ क्या होगी? ये 8। बात वही है, लेकिन बस कहने का अंदाज, वर्डिंग चेंज है बस। बेस एरिया इंटू हाइट भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। देखो, जैसे सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, सिलेंडर में आप बेस एरिया इंटू हाइट बोलोगे। ठीक है, इसको वर्टिकल चीज है ना, इसको हाइट बोला जाएगा, लेकिन यहाँ वर्टिकल चीज नहीं है, इसको लेंथ बोलते हैं, हाइट नहीं बोलते। और एक कॉमन सेंस की बात है, ये सिलेंडर भी अगर यूं रखा हुआ है ना, तो इसको क्या बोलोगे? ये चीज है, ये हाइट है, लेकिन यही सिलेंडर अगर आप यूं रखो तो इट इज अप्रोप्रिएट टू कॉल इट लेंथ। तो हाइट नहीं कहना चाहिए, पर वर्टिकल में चीज होती है इसको हाइट कहते हैं। 2 1 2 4 8, 3 3 9, 9 4 36 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में आप बोल रहे हैं। अच्छा, आंसर इन्होंने बोला है मिक्स फ्रैक्शन में दे रहे हैं, ओके थैंक यू। तो क्या करेंगे? 31/12। 31/12 आपको क्या हो जाएगा? ये बेसिकली इसको लॉन्ग डिवीजन करो, 31 और ये हो जाएगा 12। 12 2 24। 31 माइनस 24 कर लो, 7 हो गया। टू होल नंबर 7/12। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अच्छा, आई विल शेयर द फार्मूला शीट। बेटा आप लोग के साथ फार्मूला शीट में शेयर कर लूंगा ना, आप देख लेना जो चीज फार्मूला शीट में जो नहीं है फार्मूला, वो याद करना है। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन में इफ वी आर डूइंग एलिमिनेशन मेथड, क्या करेंगे? ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 1। 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 21 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11। बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ये 6y माइनस 4y, 2y हो गया, और 21 माइनस 11 10। y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 5। देन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। x plus 2y is equals to 7, x is equals to, x is equals to -3। ठीक है, x is equals to -3। y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई, दोनों आ गई। क्वेश्चन 9 की वर्किंग देख लें, बहुत सिंपल वर्किंग है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट। By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of this। हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना है। अब क्या है, ये 18.2 का क्यूब है, तो 18.2 की जगह हम 20 कर देंगे राउंड ऑफ करके। 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.395 है, 0.4 हो जाएगा। 20 क्यूब मतलब 2 का क्यूब होता है 8, और 3 जीरो आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, 8000 डिवाइड बाय 0.4,
अच्छा, अब जैसे ये डेसिमल आगे जाएगा ना, एक जीरो पर ऐड हो जाएगा, 8,000 की जगह 80,000 हो जाएगा अपॉन फोर। ना, फोर वन जा फोर टू जा एट, तो फाइनल आंसर इज 20,000। आई रिपीट वन सेकेंड, ये देख लें बेटा, फिर बता देता हूँ आपने जो पूछा है। देखिए 20 का 18.2 है ना, वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है, 19 नहीं कर सकते इसको, ना ही 18 कर सकते हैं, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 का क्यूब करेंगे 8,000 डिवाइड बाई 0.4, पॉइंट को आगे ले जाएंगे, ऊपर एक जीरो आ जाएगा। देन फोर वन दा फोर टू दा एट, 20,000 इज द आंसर। अच्छा भाई, क्वेश्चन आया कि सर क्रॉस सेक्शन इज द साइड नॉट द बेस। यस, क्रॉस सेक्शन बेटा इसको बोलते हैं, जो साइड होती है ना, फ्रंट व्यू होता है, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, देन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। चलिए आगे चलते हैं। नाउ शेप A and shape B are drawn on the grid. Describe fully single transformation that maps A onto B. ट्रायंगल A onto B, ट्रायंगल A को B पे लेके जा रहे हैं, साफ साफ समझ आ रहा है, एनलार्जमेंट हो रही है। इनलार्जमेंट। ठीक है, अभी तक हमने एनलार्जमेंट वैसे पढ़ी नहीं है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा बता दिया मैंने, एनलार्जमेंट है। अच्छा, बाकी पार्ट्स अभी ट्रांसफॉर्मेशन के अभी नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैवंट डन ट्रांसफॉर्मेशन, तो बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो जाएगी। ठीक है, वंस हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, फिर इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। वैसे ये शेप तो बस देख के ही लग रहा है एनलार्जमेंट है। स्केल फैक्टर भी नजर आ रहा है, स्केल फैक्टर कैसे पता चलेगा? कितने टाइम्स हो रहा है, देखो कोई भी एक लेंथ ले लो, जैसे कि ये वाली लेंथ है इसकी, वन बॉक्स है, कितने बॉक्सेस हो गए, टू बॉक्सेस, डबल हो रहा है ना, स्केल फैक्टर टू है। लेकिन सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकालना अभी तक सिखाया नहीं मैंने आप लोगों को, फिर जब कर लेंगे जब उसको देख लेंगे, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा हमें। ना, अब सीक्वेंस है। These are the first four terms of a sequence: 1, 3, 9, 27. Find the next term of the sequence. हाँ जी, क्या हो रहा है देखो जरा, पैटर्न रीड करने की कोशिश करें, व्हाट इज हैपनिंग। कुछ टाइम्स में जा रहा है मेरे ख्याल से, हाउ मेनी टाइम्स? देखिए, वन से थ्री जा रहा है, थ्री से नाइन, नाइन से 8, मतलब तीन गुना, थ्री टाइम्स होता जा रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 27 मल्टीप्लाई बाय 3, 81। ठीक है, 81 इज द आंसर। दीज आर द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट सीक्वेंस। अब दूसरी सीक्वेंस है 35, 20, 31, 27, 23, इसमें क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, इसमें आ रहा है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस जो आ रहा है वो -4 का आ रहा है, चार फोर फोर कम होते जा रहे हैं। तो दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, टर्म एन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। वेन एवर देयर इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी होती है, इसमें कॉमन डिफरेंस हो, एक फिक्स नंबर ऐड या लेस हो रहा हो। a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द डिफरेंस, इंटू n माइनस वन। 35 माइनस फोर एन प्लस फोर, 35 प्लस फोर 39 हो गया, माइनस फोर एन। ठीक है, 39 माइनस फोर एन, दिस इज द आंसर। Okay, write 325 as a product of its prime factors. 325 as a product of its prime factors. 325 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, टू से तो डिवाइड नहीं होगा डायरेक्ट, पहले फाइव से ही डिवाइड होगा। 60 और 65, देन अगेन फाइव से डिवाइड होगा, 13, फिर 13 से डिवाइड होगा, वन। यानी कि 325 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट anything into the product of its prime factors. हाउ 81 केम, बेटा ये मल्टीप्लाई बाय थ्री हो रहा है ना, देखो, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, नाइन, नाइन थ्री जा 27, 27 थ्री जा 81। ठीक है, दिस इज द रूल। ओके आयशा, व्हाई कुडंट द बेस बी क्रॉस, बेटा ये तो पॉसिबल नहीं ना, जो रूल है, रूल इज रूल, वी कैन नॉट चेंज द रूल्स। क्रॉस सेक्शन कैन नेवर बी द बेस, क्रॉस सेक्शन इज द फ्रंट व्यू, सामने से कैसा दिख रहा है।
अच्छा भैया, अभी कह रहे हैं द एच सी एफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। फाइंड द एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, एच सी एफ के अंदर क्या होता है? एच सी एफ के अंदर हम जो लेते हैं वो लेते हैं छोटी पावर्स। देखो एक्स पावर एन है, और यहाँ पर एक्स पावर एन माइनस वन है, तो विल कंसिडर एक्स पावर एन माइनस वन। एच सी एफ के अंदर हमेशा छोटी पावर्स आती हैं। एच सी एफ में हमेशा छोटी पावर्स आती हैं। अच्छा भाई, एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। अच्छा, वाई की पावर टू है या वाई की पावर फोर है? स्मॉलर पावर विल कम इन एच सी एफ, वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, एच सी एफ में स्मॉलर पावर्स आती हैं, एलसीएम में बड़ी पावर्स आती हैं। ठीक है, इसमें एक्स की पावर हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक तरफ जो है एक्स की पावर क्या है, एन, दूसरी तरफ एक्स की पावर एन माइनस वन, तो विल टेक द स्मॉलर वन। वाई की पावर टू है, वाई की पावर फोर है, विल टेक द स्मॉलर वन। Three lines and a shaded region are shown on 1 centimeter square grid. Okay. Find three inequalities that define the region. Find three inequality, तीन inequalities बतानी है। देखो inequality इस तरीके से बताएंगे कि हमारा जो रीजन है वो उस लाइन के नीचे है या ऊपर है, यूं देखेंगे। देखो ये जो लाइन है ना, ये y इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन, हमारा रीजन इस लाइन से नीचे है, लेसर लग जाएगा। y इज लेसर देन और इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन। अच्छा, इस लाइन से भी नीचे ही है हमारा रीजन। x प्लस वाई इज लेसर देन और इक्वल्स टू फाइव। लेकिन ये थर्ड लाइन है ना, ये क्या है? ये है y इज इक्वल्स टू माइनस टू, इस लाइन के ऊपर है हमारा रीजन। तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस टू, इस तरीके से। सो जो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है, दिस इज डिफाइंड बाय दीज थ्री इनइक्वालिटीज। हमें ये देखना होता है कि ये जो रीजन है ना, हमारा हमारा रीजन लाइन से नीचे है तो हम लेसर लगाएंगे, ऊपर होगा तो ग्रेटर लगाएंगे। अच्छा, आयशा इज आस्किंग हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टॉपिक। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये फ्रीक्वेंटली नहीं आता इतना। आता भी है तो नंबर ऑफ मार्क्स बहुत कम है, देखो उसके। अनदर रीजन आर इज डिफाइंड बाय थ्री इनइक्वालिटी, लेकिन ऑब्वियसली इजी है, थोड़ा सा समझ लोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अनदर रीजन आर इज डिफाइंड बाय दीज थ्री इनइक्वालिटीज। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन आर। ये रीजन आर बताओ कौन सा है? एक्स प्लस वाई लेसर देन फाइव, यानी कि इस लाइन से लेसर है, ठीक है। वाई इज ग्रेटर देन टू एक्स माइनस वन। अच्छा, इस लाइन से जो है लेसर, लेकिन दूसरी वाली जो लाइन है टू एक्स माइनस वन, इससे ग्रेटर है, मतलब ऊपर, इससे नीचे। ये आई थिंक ये रीजन लग रहा है मुझे। और थर्ड क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन वन। बिल्कुल ये रीजन है हमारा, एक्स इज ग्रेटर देन वन। अच्छा, एक्स इज इक्वल्स टू वन पे लाइन बनानी पड़ेगी पहले। दिस इज द रीजन, ये हमारा रीजन है। ठीक है, ये हमारा रीजन है। अब इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन आर। एरिया कैसे निकालेंगे, देखेंगे कौन सा शेप बन रही है। हाँ जी, कौन सा शेप बन रही है? ये तो कोई एक शेप तो नहीं बन रहा, इसको शायद ब्रेक करना पड़े हमें। अच्छा सॉरी, लास्ट वाली लाइन मैंने गलत बना ली। ये एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन है, वाई नहीं है। ये लाइन है भाई, ये मैं कह रहा हूँ अजीब सा शेप बन रहा था। नाउ दिस इज द शेप, दिस इज द रीजन। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वन। एक्स इज ग्रेटर देन वन तो वर्टिकल लाइन होती है ना, वाई इज ग्रेटर देन वन होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। नाउ दिस इज द रीजन, इसका तो एरिया आराम से निकल जाएगा, ट्राइंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ बेस इनटू हाइट। सिर्फ वन मार्क का क्वेश्चन है, देखो बेस कितनी की है हमारी, ये बेस है वन टू थ्री, थ्री बॉक्सेस। और हाइट कितनी है हमारी? हाइट वन बॉक्स, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर।
ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन कैसे पता चलेगा बेटा, इस तरीके से पता चलेगा। आप देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा होगा तो लेस है, ऊपर वाला हिस्सा होगा तो ग्रेटर। इस लाइन के भी देखो, नीचे वाला रीजन है तो लेस, ऊपर वाला रीजन है तो ग्रेटर। देखो ये लाइन है, इस लाइन का भी ऊपर वाला रीजन है तो ग्रेटर, नीचे वाला रीजन है तो लेस है। ठीक है, चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। छवि, ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए क्या चाहिए आपको, एरिया निकालना है, इस पूरे शेप का एरिया निकालना है। ठीक है, खुद से ट्राई करें, शाबाश जल्दी से। ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 150 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हम क्या करेंगे, विल टेक आउट द एरिया। ठीक है, अब एरिया के लिए हम इसको शेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, एक और रेक्टेंगल है, तीन शेप्स हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल की बेस हो जाएगी हमारे पास 14 और 20 के बीच में 6, और हाइट होगी 100। फिर उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ, 50 मल्टीप्लाई बाय 14, 2 1 जा 2 3 जा 300 प्लस 50 इंटू 14, 700, 1000 इज द आंसर। 2400 किसका है आंसर, 1000 बन रहा है यहाँ तक तो। 2400 वापस से देख लो तो। हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ट्राइंगल के लिए हमने क्या लिया, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। अच्छा, 100 मल्टीप्लाई 14, सॉरी, 100 मल्टीप्लाई 14 अलग है, 50 मल्टीप्लाई 14 अलग है। ठीक है, दो चीजें हैं। ठीक है, 2400 आ रहा है, 2400 मीटर, ओके फाइन। रिपीट भी लगा सकते हैं, मसला नहीं है, मैंने तीनों का अलग अलग ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, दिस वन इज 100 इंटू 14, दिस वन इज 50 इंटू 14, और वो हाफ बेस इंटू हाइट। 2400 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। f of x is equals to 2 minus 3x and g of x is equals to x minus 4. Find f inverse of x। इनवर्स निकालना है। देखो, इनवर्स निकालने के थ्री स्टेप्स होते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था, बहुत पहले हमने जब चैप्टर किया था फंक्शंस का। देयर आर थ्री स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स। सबसे पहला स्टेप y is equals to 2 minus 3x। देन सेकंड स्टेप विल बी, सेकंड स्टेप में क्या होगा, मेक x द सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, f of x is equals to y, सेकंड स्टेप में मेक x द सब्जेक्ट। अच्छा, अब क्या होगा, 3x is equals to 3x is equals to 2 minus y, x is equals to 2 minus y upon 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया, x सब्जेक्ट बन गया। नाउ f इनवर्स ऑफ x is equals to 2 minus x upon 3। दिस इज f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, इनवर्स निकालने के लिए देयर आर थ्री स्टेप्स। सबसे पहले y is equals to f of x, f of x की जगह y रख दिया हमने। नाउ मेक x द सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद f इनवर्स ऑफ x is equals to 2 minus x upon 3। पार्ट बी, सॉल्व f of x plus 5 is equals to 3 times g of x। f of x plus 5, f of x plus 5 का मतलब क्या होता है, कि ये वाला f वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x आ रहा है ना, x की जगह x plus 5 डाल देंगे। यानी कि 2 माइनस 3, और x की जगह क्या आ जाएगा, x plus 5। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, 5। अच्छा, इज इक्वल्स टू g ऑफ 3 टाइम्स g ऑफ x, 3 टाइम्स g ऑफ x, 3 टाइम्स g ऑफ x, g ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 4। नाउ विल एक्सपैंड द ब्रैकेट्स, नाउ विल एक्सपैंड द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स एक्सपैंड करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3x
-15 इज इक्वल्स टू, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स भी होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 भी होगा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स माइनस 4, 3x - 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब -3x है ना, वहां जाकर क्या हो जाएगा, +3x। तो 3x + 3x 6x हो गया, 3x + 3x 6x हो गया। ये -12 है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, +12। तो ये क्या होगा, 2 - 15 + 12, 2 - 15 + 12, so this will be -1 is equals to 6x, x is equals to -1/6, ठीक है, this is the value of x, you can copy this down। okay, next is question number 18 जो है हमारे पास, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये जो है कहते हैं मैट्रिसेस का टॉपिक है। देन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. In the Venn diagram, shade the region represented by A intersection B complement union, B intersection C complement, A intersection B complement union, B intersection C complement। क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A इंटरसेक्शन B को, जब भी इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ जाए ना तो रिमूव करते हैं। मतलब A में से मुझे क्या करना है, B को रिमूव कर देना है। A को शेड करूंगा मैं, लेकिन आई विल लीव द पार्ट जो कि B आ रहा हूँ, बस ये पार्ट शेड हो गया। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, B वाला पार्ट शेड नहीं होगा, बस यहाँ तक रहेगा। अच्छा, अब बीच में यूनियन लगा हुआ है, याद रखना, जब भी यूनियन बेटा लगा हुआ होगा ना, यूनियन लगा हुआ होगा तो आप क्या करोगे, यूनियन के अंदर हमने दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लिया ना बस। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, विल नॉट थिंक अबाउट दिस। अब जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड वाला, अब क्या है, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में से सी, बी को शेड करना है लेकिन सी वाला पार्ट रिमूव करना है। पूरा बी शेड होगा लेकिन सी वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, वो नहीं आएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर वो ए भी आपने शेड कर दिया, भाई ए को सोचना ही नहीं है। जब हम इसके बारे में, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं ना, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, वी विल नॉट थिंक अबाउट ए। हम के बीच में यूनियन है, यूनियन का मतलब ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है, आपने इसको बस शेड करना है। यू विल नॉट थिंक अबाउट दिस वन। बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी को शेड करेंगे और सी वाला पार्ट हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये जो जितना भी पार्ट शेड हो गया ना, ये सब हमारा आंसर है, कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, जब भी दोनों ब्रैकेट्स के बीच में बेटा यूनियन लगा हुआ होता है, हम जब फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हम सेकंड के बारे में नहीं सोच रहे होते उस वक्त। जब सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम फर्स्ट वाले के बारे में नहीं सोच रहे होते, दोनों को सेपरेटली शेड करते हैं। और कुछ हिस्सा अगर रिपीटेड भी हो जाए दो तो वो भी रहने देते हैं, कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे, यूनियन विल नॉट रिमूव एनीथिंग। तो आपने एंड में कुछ भी हटाना नहीं है, बस जितना कुछ इसमें शेड हो गया, कुछ इसमें शेड हो गया, बस जो रह गया बस वो है, वो रह जाएगा। सेकंड वाले में बी में से आपको सी को रिमूव करना था, यहाँ से आपने सी को रिमूव किया, और यहाँ से आपने जो है क्या कहते हैं, ए में से बी को रिमूव करना था, ये रिमूव हो गया, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा भाई, नेक्स्ट। वन मॉर्निंग 50 people visit a library, okay, 35 of them borrow a book, 12 of them use a computer, and 8 of them do not borrow a book, do not use a computer। अच्छा भाई, find the using Venn diagram, otherwise find the number of people who use a book but not borrow a book, who use a computer but not borrow a book, okay। बेसिकली हो ये रहा है कि एक हमारे पास लाइब्रेरी है, उसमें 50 लोग विजिट कर रहे हैं, 50 पीपल, 35 जो है बुक बोरो कर रहे हैं, 12 जो है वो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, और 8 कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो टोटल मिलाओ कितने हो गए, 35 + 12 + 8, टोटल कितने बनते हैं, 35 + 12 47 हो गए, +8 मतलब 55 बन गए। लेकिन हमारे पास पर्सन कितने हैं, 50 पर्सन हैं। तो यानी कि 5 पीपल वो हैं जो कि बोथ वाले होंगे। सही है, तो बोथ वाले आ गए जिन्होंने दोनों काम किए होंगे, बुक भी बोरो की होगी और जिन्होंने कंप्यूटर भी यूज किया होगा। ये 5 पीपल हैं, जितने एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना वो दोनों में आते हैं। ये बात तो एक हो गई हमारी। अब दूसरी चीज क्या है,
अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे, देखो वेन डायग्राम और अदरवाइज बोला हुआ है, अदरवाइज का मतलब वेन डायग्राम बनाएं या फिर ना भी बनाए तो भी चलेगा। ये देखें, वेन डायग्राम बना लेते हैं चलो पहले। वेन डायग्राम में क्या आ जाएगा, बुक, कंप्यूटर, और यहाँ पर नाइदर, बाहर जो कुछ भी नहीं करते वो बाहर आ जाएंगे। 8 पीपल हैं जो कुछ भी नहीं करेंगे। सही है, 8 पीपल विल नॉट डू एनीथिंग। अच्छा, बुक वाले कितने हैं? बुक वाले अगर हम देखें, बुक वाले कितने हैं, बुक वाले टोटल 35 हैं, लेकिन पहले बीच में लिख देते हैं कॉमन वाले 5 हैं। देयर आर 5 पीपल जो कि कॉमन है। ठीक है। अच्छा, बुक के टोटल कितने हैं, बुक के टोटल 35 थे, 35 में से 5 चले गए। 35 में से 5 चले गए तो कितने बच गए, 30 बच गए। बुक के रिमेनिंग विल बी 30। और कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो है टोटल कितने हैं, 12 में, 12 में से 5 माइनस हो गए तो 7 बच गए। ठीक है, कंप्यूटर में बच गए हमारे पास 7। इन दिस वे दिस डायग्राम इज कंप्लीट, ये डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज अ बुक बट डू नॉट बोरो अ बुक, यूज अ कंप्यूटर बट डू नॉट बोरो अ बुक। मतलब ओनली कंप्यूटर वाले, बेसिकली दे आर आस्किंग कि जो सिर्फ कंप्यूटर वाले हैं। कौन से होंगे इसमें से, आप लोग खुद देख के बता सकते हैं, 7। ठीक है, आंसर विल बी 7, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओनली कंप्यूटर। ठीक है, दोज पीपल हु यूज अ कंप्यूटर बट डू नॉट बोरो अ बुक, वो हैं 7। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपली हमें एक्सपैंड करना है इसको, 4 × 2x, इट्स 8x, प्लस 4 × 5y, 5 4 = 20, xy, माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2xy, -5y²। अब क्या होगा, 8x प्लस 18xy -5y²। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटा बार बार पीछे जाना तो मुश्किल है, मैं 1 सेकंड के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे। टाइम पर क्लास ज्वाइन किया करो ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। यू हैव 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, चलो बेटा। अच्छा, अभी वेरी सिंपल, एक्सपैंड एंड सिंपलीफाई, सिंपल एक्सपेंशन करनी थी, हमने कर ली है। नेक्स्ट, सिंपलीफाई। एक्स टू द पावर ऑफ 12 टू द पावर ऑफ 2, अच्छा पावर के ऊपर जब पावर आ जाएगी ना, पावर विल बी मल्टीप्लाइड, ये याद रखना। पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर विल बी मल्टीप्लाइड। एक्स टू द पावर ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 8 है ना, 8 की जगह मैं 2 पावर 3 लिख देता हूँ पहले तो। देन उसमें भी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 × 1 = 3 × 4 = 12, एक्स टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 × 1 = 3 × 1 = कैंसिल, 2 टू द पावर ऑफ 2, यानी कि एक्स पावर 8 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन। ठीक है, क्या होगा दोबारा से बता रहा हूँ, देखो एक्स टू द पावर ऑफ 12, अच्छा पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये क्या होगा, 12 × 2/3, 3 × 1 = 3 4 = 12, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, एक्स की पावर 8। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या 2 है, तो 8 है। ठीक है, 8 है, तो अब क्या करेंगे, 8 की जगह आई हैव रिटन 2 क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब भी 8 ही होता है ना। 2 का क्यूब लिख लिया, ताकि क्या हो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही है। 3 × 2/2 ये कट हो गया, 2 पावर 2 इज लेफ्ट, आंसर इज 4। सही, अगर किसी ने किसी और तरीके से भी किया बट आंसर इज दिस करेक्ट, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। देर आर अदर वेज एज वेल, कुछ बच्चे ये करेंगे, इसको 2 की पावर 3 नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा, 8 के ऊपर पावर 2/3 आ जाएगी। दिस वे इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्या होगा, इसमें 8 का क्यूब रूट ले लिया हमने, अगेन 2 आ गया, 2 का स्क्वायर फिर से 4। तो वो भी मेथड सही है, कोई मसला नहीं है। बट यूजुअली ये अच्छा रहता है कि जब भी आपको ये करना हो ना, सिंपलीफाई कर दिया करो। मतलब जो चीज 8 जो है ना,
अगर 8 है नंबर, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो इट्स बेटर कि आपको रिड्यूस कर दो ना, 2 का क्यूब लिख देंगे 8 की जगह, तो वो क्या कैंसिल होना में इजी हो जाएगा। हाँ जी, पार्ट ए वाला, हाँ ये वाला एक्स स्क्वायर होगा, जरा इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा बेटा। ये 4 to the 8, 8x² है, ठीक है, इसको जरा करेक्ट कर दें प्लीज। ठीक है, इस वाले में जब मल्टीप्लाई किया हमने, 4 to the 8 है, और x मल्टीप्लाई बाय x² होगा। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सॉल्व 5x/x - 3 = x + 4। अब ये डिवाइड हुआ है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 5x = x + 4 × x - 3। एक्सपैंड कर लो, x² -3x + 4x -12 = 5x। Now again x² + x, अच्छा 5x को भी वहां भेज दें, -5x -12, x² -4x -12 = 0। x² -4x -12 = 0, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। नहीं नहीं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग वगैरह करने को उन्होंने बोला है, हाँ बोला, देख लेते हैं सिंह, यहाँ तक तो बल्कि हमारा सॉल्व हो गया, एक्सपैंड हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहाँ पर जरा देखो कि आपको बुला हुआ क्या है, कमांड वर्ड देखो, सॉल्व बुला हुआ है। अगर इन्होंने सॉल्व बोला हुआ है ना, सॉल्व का मतलब है आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको मजीद अभी सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करेंगे, x²। अच्छा, अब एक्स की वैल्यू निकाली, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। x² -4x -12, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, जरा सोचें, मल्टीप्लाई हो गया, 12 चाहिए, 6 to the 12 होता है, -6x + 2x। x कॉमन ले लेंगे, x - 3, x - 6 सॉरी, +2 कॉमन ले लेंगे, x - 6। तो x + 2 मल्टीप्लाई बाय x - 6, x + 2 = 0, x = -2, then x - 6 = 0, x = 6। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। y is directly proportional to w square, y = k times w square। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, y = k के टाइम्स होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में k अपॉन होगा, y = k into w square। x is inversely proportional to w, x = k upon w। अच्छा भाई, अब क्या बोल रहे हैं, when w = 10, y = 5, x = 0.4। अच्छा भाई, when w = 10, ठीक है, x = 0.4, सही है, और y = 5, ये तीनों चीजें दी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो k की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 10 × 0.4, k = हो जाएगा आपके पास 4। एक क्वेश्चन तो ये आ गई, x = 4/w, एक तो ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व करेंगे, y की जगह हम क्या डालेंगे, 5, k, टाइम्स w की जगह आ जाएगा 10, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5 × 10 = 100, 5
यहाँ से अलग से के कैलकुलेट होगा, दोनों का के सेपरेट होगा, सेम नहीं होगा के। ये 100 हो गया और यहाँ पर 5 आ गया। के इज इक्वल्स टू 5/100। ठीक है, यानी कि 1/20। y इज इक्वल्स टू 1/20 w²। ठीक है, अब ये y की अलग इक्वेशन बन गई, x की अलग बन गई। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, अभी फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। क्या करें, एक काम करते हैं, अब यहाँ से जो है ना w को सब्जेक्ट बना के वहां पुट कर देते हैं। w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/x, इसको यहाँ पुट कर दो। y इज इक्वल्स टू 1/20 और w की जगह आ जाएगा 4/x होल स्क्वायर। 1/20 और w की जगह क्या आ गया, w की जगह आ गया आपका 4/x। स्क्वायर भी हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16 और 20 को आपस में सिंप्लीफाई कर लें अब। 4 4 16, 4 5 20। y is equals to 4/5x square. So this is the final answer. तो क्या, आई एम टेलिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन, इस तरीके का क्वेश्चन पहले नहीं आया होगा शायद। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस को इन्होंने अब जो है ना आपस में मर्ज किया है। क्या हुआ है देखो, y is directly proportional to w square and x is inversely proportional to w। ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहला काम ये करना है कि दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाएगी। y is equals to k w² and x is equals to k/w। सही है। अच्छा, अब जो है ना इक्वेशन इंफॉर्मेशन दी हुई है, w, y और x तीनों की वैल्यूज दी हुई है। w और y की वैल्यूज पुट करेंगे तो जैसे यहाँ से k की इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। w की जगह 10 रख दिया हमने, y की जगह 5 रख दिया, k की वैल्यू 1/20 आ गई। ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल्स टू 1/20 k w²। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में भी k है, लेकिन दोनों के k की वैल्यूज अलग अलग होंगी, दो अलग अलग सेपरेट इक्वेशन में। यहाँ पर x की वैल्यू 0.4 रखेंगे और y की वैल्यू जो है वो x w की वैल्यू 10। ठीक है। अच्छा, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो है कहते हैं k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। दिस इज अनदर इक्वेशन, मतलब एक y की फॉर्म में इक्वेशन बन गई और एक x की फॉर्म में बन गई। अब हमें क्या करना है, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। y इन टर्म्स ऑफ x बेटा जब करना है तो हम क्या करेंगे, जो है कहते हैं w को रिमूव करना है। w को रिमूव करना है, यहाँ से w को सब्जेक्ट बनाएंगे। w इज इक्वल्स टू 4/x हो गया, वी विल पुट दिस ओवर हियर। ठीक है, तो द आंसर इज y इज इक्वल्स टू 4/5x²। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Question number 23. There are 10 cards in a set. Each card shows either a square or a triangle. Every shape on each card is either green or red. The table shows the number of cards of each type. Ken takes a card at random from the set, notes the color, and replaces it. He then takes a second card at random from the set, notes the color, and replaces it. Find the probability that both cards show a green shape. अच्छा भाई, सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है हमारा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, कैन ने एक कार्ड सिलेक्ट किया है एंड देन रिप्लेसेस इट, मतलब फर्स्ट कार्ड, दोनों कार्ड आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए ग्रीन हो, ग्रीन एंड ग्रीन दोनों ग्रीन हो। अब ग्रीन टोटल कितने हैं, 3 + 4 7। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 10 है, 7/10 मल्टीप्लाई बाय सेकंड भी ग्रीन हो, वापस ग्रीन हो, लेकिन कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ये बोला हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब विद रिप्लेसमेंट है। देखो, रिप्लेसेस इट, इट इज विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, नथिंग इज डिक्रीज्ड। विद रिप्लेसमेंट में कुछ भी कम नहीं होता। 7/10 मल्टीप्लाई बाय 7/10। ठीक है, तो आंसर विल बी 49/100, यानी कि 0.49। ठीक है, आंसर है 0.49।
तो डेसिमल में लिखना जरूरी तो नहीं है, 49/100 भी चलेगा। बस अगर फ्रैक्शन में आप लिख रहे हो तो फिर मिनिमम कम से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट। इरीना टेक्स टू कार्ड्स एंड रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ 10 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, जब सेकंड कार्ड लेने जाएंगे तो एक कम हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड शो द सेम शेप। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बोथ कार्ड शो द सेम शेप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम शेप सेलेक्ट करें। अब अगर सेम, स्क्वायर स्क्वायर और ट्रायंगल ट्रायंगल, याद रखना ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई आता है, बाहर प्लस आता है। सेम शेप, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कितने हैं हमारे पास टोटल? 3 + 1 4 हैं। और ट्रायंगल कितने हैं? 6 हैं। तो 4/10 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्योंकि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या होगा, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 3/9 हो जाएगा। एक कम हो जाएगा न्यूमरेटर में से भी, डिनोमिनेटर में से भी। ओके, नेक्स्ट। फिर उसके बाद ट्रायंगल ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हैं। दोनों ट्रायंगल तो क्या होगा, इसमें ट्रायंगल हमारे 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ओके, अब इनको सॉल्व करेंगे। 4 multiplied by 3 is 12, 12/90 plus 6 multiplied by 5 is 30, 30/90। तो हो जाएगा 42/90। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 42/90 इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 6 7 6 15 7/15 इज द आंसर। बेटा ये फर्क समझे जरा, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का। विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा, पहला वाला ग्रीन है 7/10, अगला ग्रीन भी 7/10 ही होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, एक ग्रीन 7/10 अगर आ भी गया तो अगला क्या होगा, फिर 6/9, एक कम हो जाएगा। ये जो आपने निकाल दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जो निकाल दिया वो उसको बाहर ही रख दिया। अब आप जब सेकंड दूसरा निकालने जा रहे हो तो एक कम हो चुका है टोटल में से। ठीक है, तो दिस इज द केस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज द पॉइंट 3,11 and b is the point -5, -5. The equation of the line L is given. Show that L line L is the perpendicular bisector of AB. Show that line L is the perpendicular bisector of AB. Perpendicular bisector क्या होता है? देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमें बनानी हो तो सबसे पहले तो ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट को किससे डिनोट करते हैं? एम से। ग्रेडियंट क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो -5 - 11 अपॉन -5 - 3 -16 अपॉन -8। आंसर इज 2। ठीक है, ग्रेडियंट का आंसर हो गया 2। अच्छा, अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है, एक लाइन है मेरी, सही है, ए है ये पॉइंट बी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होता है जो इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा पॉइंट होता है जो कि इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो। ठीक है, मिड पॉइंट से पास हो रहा है। अच्छा, अब जो है ना, इसके लिए ग्रेड और 90 डिग्रीज भी होगा। एक तो ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, और सेकेंडली 90 डिग्रीज। अच्छा, 90 डिग्रीज की वजह से क्या होता है कि ना, ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है। ग्रेडियंट को क्या करना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ग्रेडियंट को करना है नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि ये ग्रेडियंट हमारा 2 है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, -1/2। अच्छा, अब एक और चीज, मिड पॉइंट निकालनी पड़ेगी आपको। मिड पॉइंट निकालने, मिड पॉइंट का फॉर्मूला y2 / 2। x1 क्या है?
-2 -2 upon 2 -1. Then 11 minus 5 क्या होगा 6 6 और 3. दिस इज द मिड पॉइंट. अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए यू नीड टू थिंग्स. एक तो आपको मिड पॉइंट चाहिए होता है और एक आपको चाहिए होता है ग्रेडियंट. तो ग्रेडियंट को आप करते हो नेगेटिव रेसिप्रोकल. जो ओरिजिनल आपके पास ग्रेडियंट होगा ना, अगर ग्रेडियंट मेरे पास 2 आया है तो इसका ग्रेडियंट क्या आएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1/2. ठीक है बेटा, ये सबको याद होना चाहिए चीज. रिमेंबर दिस थिंग. मैं इसलिए थोड़ा बार बार रिपीट कर रहा हूँ. देखो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर के लिए यू नीड टू थिंग्स. ग्रेडियंट कोई भी इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं. ग्रेडियंट चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है. सही है ना. ग्रेडियंट के लिए क्या करेंगे हम, ग्रेडियंट जो निकालेंगे उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे और मिड पॉइंट निकालेंगे. नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. ये x1 और y1 की जगह मिड पॉइंट आ जाएगा, y की जगह 3, m की जगह ग्रेडियंट. ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल जो हमने करा हुआ है x माइनस माइनस वन. ये हमारी इक्वेशन हो गई. बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 टाइम्स y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू. अच्छा, ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस एक्स माइनस वन. ब्रैकेट ओपन हो गया. देखो मैं सिंप्लीफिकेशन गौर से देखें, मेरी बहुत इजी है सिंप्लीफिकेशन, कोई मुश्किल बात नहीं. मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, 2y माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन. 6 को वहां भेज दो. 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस सिक्स. 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस फाइव. बस यहीं तक छोड़ सकते हैं, y को सब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है. ठीक है बेटा, कितने मार्क्स का है ये, थोड़े ज्यादा मार्क्स का होगा. देखो 5 मार्क्स हैं. अच्छा, इन्होंने शो करने के लिए बोला है ये. इन्होंने शो करने के लिए बोला है तो एक काम करो फिर, ये एक्स को भी यहाँ ले आओ. इन्होंने एक्स को यहाँ ले आए हैं, कोई बात नहीं. जो शो करने के लिए बोला है वो शो करके दिखाना जरूरी है. ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर. थोड़ा सा मेरे साथ रिकैप करें क्या क्या करा हमने. सबसे पहले ग्रेडियंट निकाला, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया. उसके बाद हमने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट को साइड पर रख लिया अपने पास. अब दो चीजें मिल गई हमें, ग्रेडियंट भी मिल गया, मिड पॉइंट भी मिल गया. नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. फॉर्म ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है. बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर y इक्वल्स टू mx प्लस सी नहीं डाल सकते, वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है. बस y इक्वल्स टू mx प्लस सी के अंदर मेहनत एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ती है, m की जगह ग्रेडियंट आ जाता है और c भी निकालना पड़ता है. फिर c निकालने के लिए x और y की वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली c निकलेगा, ज्यादा लंबी हो जाती है. तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला यूज करोगे ज्यादा इजी है. y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. m की जगह ग्रेडियंट आ जाता है, x1 और y1 की जगह पॉइंट. देखो x1 और y1 की जगह ये मिड पॉइंट आ जाएगा. मेरी बात गौर से सुने, x1 और y1 की जगह मिड पॉइंट आ जाएगा और m की जगह क्या आएगा, ग्रेडियंट. लेकिन क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, तो ग्रेडियंट जो है वो, ये ग्रेडियंट 2 आया था ना, 2 नहीं लेंगे हम, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके लेंगे. जब भी कोई चीज परपेंडिकुलर होती है ना, उसका ग्रेडियंट क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल. अगर 2 है तो एक तो रेसिप्रोकल करना है, मतलब 1/2 करना है और साइन भी माइनस का लगाना है. अगर पहले से ग्रेडियंट आया होता मेरा -3, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करते तो क्या हो जाता, पॉजिटिव 1/3. क्योंकि एक तो रेसिप्रोकल करना होता है, ऊपर से साइन चेंज करना होता है परपेंडिकुलर के लिए. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा भाई, पेपर ही खत्म हो गया. ओके बच्चों, दिस पेपर इज नाउ कंप्लीट. 24 क्वेश्चन है. वैसे नॉर्मली किसी किसी क्वेश्चन में 20, पेपर्स में नॉर्मली 25 26 27 क्वेश्चन भी होते हैं. ठीक है, 25 इज द स्टैंडर्ड. तो बस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दिस पेपर. दिस पेपर इज नाउ कंप्लीट.